हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक यानी सिद्ध करें m बराबर -v/u। इसे हमने सिद्ध कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कैसे पहचाना जाए। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी कहाँ कहाँ अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट, इस अवतल दर्पण पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। इस दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, यानी मुख्यतः सैलून में इस्तेमाल होता है, जहां पे दाढ़ी या बाल बनाया जाता है ना। तो हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती में तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह चेहरे को क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी चेहरे को सीधा और बड़ा बनाता है। इसीलिए आसानी से हम दाढ़ी बना लेते हैं या उसे हम देख लेते हैं ना। इस कंडीशन में हम बस चेहरे को कहाँ रखेंगे? P और F के बीच, तब जाकर के हमारा चेहरा है जो वास्तविक चेहरा से बड़ा बनेगा, है ना। P और F के बीच रखेंगे। तो हम पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में P और F के बीच जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के सीधा बनता है। इसी कंडीशन का उपयोग कहाँ होता है? तो हजामती दर्पण में किया जाता है। दूसरा, इस दर्पण का प्रयोग नाक, कान, गले इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। मुख्यतः कौन करते हैं? तो डॉक्टर लोग करते हैं, है ना। नाक, कान, आंख और पेट भी, है ना। कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तीसरा, इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस सोलर कुकर को मुख्य रूप से मुख्य फोकस पर रखा जाता है, ताकि समांतर किरणें जब आते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर विसरित होती है ना। वहां पे क्या होगा? तो हीट क्रिएट होगा, उसी हीट से सोलर कुकर में आसानी से भोजन पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा, इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। ये सर्च लाइट क्या है? तो मुख्य रूप से जब कोयले के खदान में आप देखे होंगे कि यहाँ पे टॉर्च लगाए हो रखता है ना, तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है ना। मुख्य रूप से रात यानी अंधेरा में इस्तेमाल किया जाता है इसको, सर्च लाइट को। गाड़ियों के हेडलाइट में, यानी गाड़ी के जो अगला हिस्सा में जो छोटा छोटा रहता है ना लाइट, हेडलाइट, उसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट, जो हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप, है ना, तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण को इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या पहले? हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नाक, कान, आंख, गले, पेट के इलाज में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का। इस दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट आप देखे होंगे कि आपके गांव में या रोड पे, है ना, गांव में इस प्रकार से लाइट लगा हुआ रहता है गली में, है ना, इसे बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। इसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। रोड के किनारे आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से खंभा रहता है और वहां पे ऐसे लगा हुआ रहता है ये लाइट, है ना। इसे यहाँ पे इसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, हेडलाइट में किसका? तो अवतल दर्पण का, लेकिन साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का। इसी को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठदर्शी, है ना, पृष्ठदर्शी दर्पण बोलते हैं। छूट गया, पृष्ठदर्शी दर्पण बोलते हैं।
तो इस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनाता है। बाइक में देखते होंगे कि इधर भी एक लाइट लगा हो रहा है, सॉरी इधर भी मिरर रहता है, इधर भी मिरर रहता है। वो उस कौन सा मिरर रहता है, कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पीछे जो वस्तु रहता है उसका आसानी से इस दर्पण में देखा जा सके, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए पीछे वाले जितने भी वस्तु रहते हैं उसे हम आसानी से उस दर्पण में देख लेते हैं। तो पूछेगा कि वाहन के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। लेकिन अगर हेडलाइट के रूप में पूछेगा तो अवतल दर्पण का, साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण का। अब क्यों किया जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनाता है, इसलिए हम आसानी से पीछे वाले वस्तुओं को देख लेते हैं। अब अगला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो पहले अवतल दर्पण देखते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक। पहला अंतर यह है कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह इस प्रकार से क्या होता है? अवतल दर्पण, और इस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण। ये परावर्तक सतह क्या हुआ? धंसा हुआ है, ये परावर्तक सतह उभरा हुआ। तो पहला अंतर यही हो गया, इसका परावर्तक सतह धंसी रहती है और इसका परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी या काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। और सही में होता है अवतल दर्पण में। जब हम प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या देखे थे कि वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। आभासी कब बनता है? जब वस्तु को P पर रखते हैं या P और F के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे जाके बनता है ना। और वास्तविक कब बनता है? किसी भी उसके अलावा कोई भी कंडीशन आप ले लीजिए, जैसे F पर रख लीजिए, F और C के बीच रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, तो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी या काल्पनिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक या आभासी होता है, क्योंकि हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। तीसरा अंतर, अवतल दर्पण में इसके द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा और बराबर होते हैं। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर छोटा होता है। अच्छा, छोटा कब बनता है प्रतिबिंब? जब वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो भी छोटा बनता है, यानी बहुत छोटा बनता है, एक पर बनता है। जब अवतल दर्पण में यानी परावर्तक सतह के सामने जब हम C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा और बराबर बनेगा, P पर रखेंगे तो भी बराबर ही बनेगा। बड़ा कब बनता है? जब वस्तु को F पर रख दीजिए या F और P के बीच रख दीजिए या C और F के बीच रख दीजिए, इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। जब अनंत पर वस्तु C और F अनंत और C के बीच रखेंगे तो भी वस्तु छोटा बनेगा और C और F के बीच बनेगा, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में बराबर और छोटा कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। बराबर कब बनता है? जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तब बनता है, और छोटा P और अनंत के बीच कहीं भी रख दीजिए तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। चौथा अंतर यह है कि इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होते हैं अभी परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर क्या हो जाता है? अभिसारित हो जाती है ना, यानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये चार अंतर हो गए, इससे फाजिल एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीधे अंतर पूछेगा। ये 4 पॉइंट आप छाप दीजिए, है ना, इस पूरा नंबर दे देगा। अब आगे समतल, अवतल, उत्तल दर्पण का पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होता है, छू के पहचानिए या बिना छू के पहचानिए, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं बिना स्पर्श के हम कैसे पहचानेंगे कि ये समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा हमेशा कर देते हैं ना, हमेशा सीधा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। तो समझ जाएंगे कि वह जो दर्पण है समतल दर्पण है।
दूसरा, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर विसारित होती है। जब हम प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जब भेजेंगे तो परावर्तन के बाद अगर एक जगह एकत्रित हो रहा है ना, तो समझेंगे कि वह अवतल दर्पण होगा। अगर अगर किसी बिंदु से या फोकस से अपसरित होती हुई मालूम पड़ रही है, फैलती हुई मालूम पड़ रही है, तो समझेंगे कि वह उत्तल दर्पण होगा। तो इसे हम बिना छुए हुए पहचान लेते हैं, केवल देख करके पहचान लेते हैं ना। तो कैसे होगा? बिना स्पर्श किए हुए। पहला समतल दर्पण कैसे पहचानेंगे कि अगर प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के हमेशा बराबर बन रहा है, हमेशा सीधा हमेशा बराबर बन रहा है, तो समतल दर्पण होगा। यदि परावर्तन के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद यदि फोकस पर अभिसारित हो रही है, तो समझेंगे कि वह अवतल दर्पण होगा। जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, तो समझेंगे कि उत्तल दर्पण होगा। अब स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे? वो काफी आसान है ना। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है। जब छू करके देखेंगे तो अगर परावर्तक सतह समतल लगेगा तो समझेंगे कि यह समतल दर्पण है। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ लगेगा तो समझेंगे कि यह अवतल दर्पण है। अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ महसूस होगा तो समझेंगे कि उत्तल दर्पण है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है। यह था उपयोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर तथा समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का पहचान। उम्मीद करते हैं इन सारे चीजों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में हमने जैसे में h'/h माइनस v/u इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो हम बोले थे कि चीन परिपाटी के आधार पर, तो हम लिखना भूल गए थे। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा चीन परिपाटी के आधार पर, है ना। हम बोल दिए थे, लिखना भूल गए थे। उम्मीद करते हैं कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।